संसद से आया एक वीडियो आज बेहद ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ये वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, जिसमें 1 मिनट 34 सेकंड तक दोनों आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये अवसर था महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती का, जहां पर तमाम सांसद ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे। ऐसे में तमाम नेता कतारबद्ध खड़े थे और तभी प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचते हैं और सभी से हाथ मिलाते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी द्वारा हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया गया। ऐसे में प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पास रुकते हैं और उसके बाद उनके साथ तकरीबन 1 मिनट 34 सेकंड तक बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है, जो कि आज संसद से बाहर आया। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनावी गर्मी अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब एंट्री होने जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसी सूचना है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीएम योगी 20 से ज्यादा रैलियों की शुरुआत 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल यानी कि कल से होने वाली है। हालांकि कल 3 रैलियों को सीएम योगी संबोधित करेंगे, लेकिन अगर वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं की डिमांड होती है तो 20 से ज्यादा जो रैलियां होंगी वो वहां पर आयोजित की जाएंगी सीएम योगी की। और अगर हम पिछले चुनाव यानी कि 21 के चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगभग 30 रैलियों को संबोधित किया था सीएम योगी ने। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल, चाहे असम का चुनाव हो या फिर दक्षिण के किसी राज्य का चुनाव हो, अगर पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी नेता की डिमांड होती है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, कुछ चंद स्टार प्रचारकों में उनका नाम है। और बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है वो है कानून और व्यवस्था। मुझे लगता है वहाँ की जनता आतुर है योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए कि कानून व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाता है। वो कौन व्यक्ति है जिसने इतने बड़े उत्तर प्रदेश को, विशाल का उत्तर प्रदेश को, जो विश्व का 6ठा देश है, वहाँ माफिया मुक्त कर दिया, जहाँ प्रशासन ने किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिम बंगाल में जीत की पताका फहराने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विधान के साथ अविनाश सिंह, लखनऊ। लखीमपुर खीरी में आज योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया है। पहली जनसभा पलिया के चंदन चौकी में किया है और दूसरी जनसभा मोहम्मदी के मियाँपुर में किया है। मोहम्मदी के मियाँपुर का नाम बदल करके सीएम योगी ने रविंद्र नगर कर दिया है। और हमारे साथ यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, जो लोग बताएंगे आज योगी जी उनको क्या क्या सौगात दे के गए हैं। क्या क्या योगी जी सौगात दे के गए आप लोगों को? योगी जी सबसे पहले हमारा जो मालिकाना हक है ये योगी जी ने आज घोषणा करके गए, जबकि कुछ हमारे पूर्वजों को इसका प्रमाण पत्र भी दिए हैं। और साथ ही साथ हमारे गांव का नाम मियाँपुर कॉलोनी को बदलकर रविंद्र नगर किया गया है, जिससे हम लोग बहुत, हमारे क्षेत्र में और हमारे गाँववासी बहुत खुश है। इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, इस गांव का नाम जो है बदल करके रविंद्र नगर किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे गांव का नाम मियाँपुर कॉलोनी था, जबकि हम लोग बांग्लादेश में बांग्लादेशियों से डर कर भारत में आए हैं। और यहाँ पे भी हमको मियाँपुर कॉलोनी के नाम से हम लोग को जाना जाता था। कहीं भी जाते थे, यहाँ पे कोई मियाँ नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग कहीं भी जाते थे तो कहाँ से है मियाँपुर कॉलोनी, जिससे हम लोग को बहुत ही कष्ट होता था। तो इसको अब मियाँपुर कॉलोनी को बदल कर रविंद्र नगर के नाम कर दिया गया है। तो इसके लिए हम योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोदी सरकार के दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी कम करने के जो दावे किए जा रहे थे वो अब ज़मीनी हकीकत का रूप ले रहे हैं। और अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और पहले इस सहारनपुर के हिस्से में बिहारीगढ़ में गणेशपुर के पास लैंड करेंगे। वहाँ पर एक जनसभा होगी, वहाँ एक कार्यक्रम होगा। और वहाँ से मैं इधर से दिखाना आपको चाहता हूँ कि इधर जब हम ये कैमरे की नज़र से जो आप देख रहे हैं तो ये रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है।
ये दिल्ली मतलब सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली होते हुए शामली ज़िले को थोड़ा टच करेगा, फिर थोड़ा बागपत होते हुए तो ये दिल्ली चला जाएगा और सीधे अक्षरधाम मंदिर पर पहुंचेगा। जब इससे इधर की तरफ आते हैं तो कैमरा ऐसे विपरीत दिशा में घूमता है, तो ये देहरादून का समझ लिए कि अभी 200, 300, 400, 500 मीटर दूर एक टनल होगी और उस टनल के पार देहरादून की हसीन वादियाँ होंगी। और यहाँ से इन्होंने डाइवर्जन इसलिए दिया है चूँकि एक डाटकाली मंदिर बड़ी एक प्राचीन पीठ यहाँ पर है, तो यहीं से एक एरो का निशान आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं डाटकाली मंदिर के लिए। तो अगर आप इस बाईं तरफ, मेरे बाईं तरफ इस ओवरब्रिज से ऊपर चढ़कर और आपने इस एक्सप्रेसवे के दाहिनी तरफ क्रॉस करेंगे तो आप डाटकाली मंदिर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की ये सौगात प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली इन तीनों की जनता को समर्पित करने वाले हैं। और इसके अलावा वो करोड़ों पर्यटक, वो तीर्थयात्री जो चारधाम यात्रा में आते हैं, जो पर्यटन करने आते हैं, वो तमाम ऐसे लोग जो देहरादून से होकर के गुजरते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, या पर्यटन के लिए धनोल्टी, मसूरी, चक्राता, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, उन करोड़ों लोगों को ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को समर्पित कर देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उत्तराखंड के भीतर बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। एक तरफ भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यहां पर जनसभा करने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पिछले 4 दिन से उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वो लगातार बैठकें ले रही हैं। हल्द्वानी, रुद्रपुर, कोटद्वार के बाद आज उन्होंने देहरादून में एक बड़ी बैठक ली जिसमें सभी गढ़वाल के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का एक प्रयास किया और कहा कि यहाँ पर भाजपा की 10 साल की सरकार पर लोगों के बीच नाराजगी है, लोगों के काम नहीं हुए हैं, लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी कटाक्ष किया कि आधे अधूरे कामों का शिलान्यास वहीं होता है जहां पर अगले साल या आने वाले वर्ष में या इसी वर्ष में चुनाव होते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी पर भी एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, मीडिया को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, जो नाराज हैं वो मान जाएंगे, लेकिन इस बार सभी एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे ताकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिल सके। एक चीज जो कॉमन दिख रही है वो दोनों जगह दिखा हमको कि हमारे कार्यकर्ता भी और जैसे आम जन हैं, तो बीच बीच में उनसे भी हम देख लेते हैं सड़क पर इधर उधर, तो लोगों में है इस बार तो कांग्रेस आना चाहिए। देखो 10 साल बहुत लंबे होते हैं, बहुत मौका मिला है इनको, भाजपा को 2 बार इनकी सरकार बन गई है, लेकिन अब लोगों को है कि इनके पास कुछ बचा नहीं है और बल्कि सिचुएशन प्रदेश में बदतर ही होती जा रही है। अब लोगों को है कि अब कांग्रेस को हमें जरूर मौका देना है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई दौरान बम ब्लास्ट की बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन में इस तरह का मामला सामने आया है, जहां कई तरह के सामग्री भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर हाल ही में एक अपराधी के द्वारा पूछताछ के दौरान इस तरह के मामले को अंजाम देने की कोशिश की थी, तभी बम ब्लास्ट का घटना सामने आ गया, जिसमें तकरीबन 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया इलाज के लिए, लेकिन जिस तरह से घटना सामने आया, निश्चित रूप से पुलिस की कार्यशैली पर एक बार बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मंसूरचक थाना क्षेत्र में एक अपराधी दरभंगा लूटकांड के मामले में सामने आया था, जिसके शिनाख्त पर यह पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से। तभी अचानक इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें इस तरह की वारदात सामने आई है। फिलहाल पुलिस अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है और पत्रकार को तत्काल वहां रोका जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ बेगूसराय जीवेश। कानपुर में किडनी रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। वहीं 2 कथित डॉक्टर और ओटी टेक्नीशियन अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं इन तीनों के ही मोबाइल फोन बंद हैं, लेकिन यह उधार के मोबाइल फोन से अपने परिजनों से संपर्क कर रहे हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं। पुलिस को जानकारी में पता चला है कि एक डॉक्टर लगातार दूसरों के मोबाइल नंबर से अपनी पत्नी और नजदीकियों से बातचीत कर रहा है। पुलिस का दावा है कि वो डॉक्टर के पकड़ने के बेहद करीब है और जल्द ही डॉक्टर की गिरफ्तारी भी संभव है।
आपको बता दें कि ये तीनों लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस इनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की कई टीमें इनको खोजने में जुटी हुई हैं। सूत्रों पर विश्वास करें तो पुलिस की एक टीम एक आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के बेहद करीब है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वीडियो जनता से फंक्शन श्याम तिवारी, रजिस्टर्ड कानपुर। बिजनौर में फैले आतंकी नेटवर्क और हैंडलर और स्लीपर सेल पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पूर्व AK-47 के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद बिजनौर पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े जुबैद मलिक पुत्र रईस निवासी थाना चांदपुर तथा जलाल अहमद और समीर पुत्र अकरम थाना नजरबाद को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें आकिब नाम का एक युवक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहा था। इसका वीडियो मैजुल द्वारा अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया था। उक्त संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, मैजुल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में कुल 4 अभियुक्त मैजुल, आकिब, आज़ाद एवं उवैद मलिक संलिप्त थे। इनमें से मैजुल वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका तथा आकिब एवं आज़ाद सऊदी अरब में रह रहे हैं। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। अभियुक्त उवैद मलिक को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि वह लगभग 3 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में गुजरात गया था, जहां उसकी मुलाकात जलाल हैदर उर्फ समीर से हुई। समीर के माध्यम से उसकी पहचान मैजुल व आकिब से हुई, जो सऊदी अरब में ड्राइवर का कार्य करते हैं। पूछताछ के आधार पर जलाल हैदर उर्फ समीर जाफी को ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर से न्यूज स्टेट के लिए दिव्यालोक शर्मा। एक हफ्ते पूर्व 14 वर्षीय किशोरी का उसके ही घर में 100 मिलने पर एक नया मोड़ आ गया है, जहां घटना के लगभग एक हफ्ते बाद उसकी मां ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर जिस किशोरी के शव को दफना दिया गया था, उस शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते किशोरी की मां ने एक किशोर के साथ उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद मां ने उसको डांट टपट दिया था। जिस डांट से क्षुब्ध होकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी और परिजनों और ग्रामीणों ने बिना पुलिस को सूचना दिए उस शव को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन इस घटना में नया मोड़ तब आता है जब किशोरी की मां पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में एक किशोर के ऊपर बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताती है कि मेरी बेटी के शव को निकलाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए और जो भी इस घटना के पीछे लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल जिला अधिकारी के आदेश पर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम और सीओ ने किशोरी के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस घटना पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। अखिलेश त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, मांदा। शाही जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की लगभग 8 बीघा जमीन पर बनी अवैध दुकानों और मकानों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें, बीते 30 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी के आदेश पर एक राजस्व टीम का गठन किया गया। इस टीम ने यहां पर पैमाइश की थी, जिसके बाद ये साफ हुआ कि ये कब्रिस्तान की जमीन है और यहाँ पर अवैध तरीके से मकानों और दुकानों का निर्माण कराया गया है। जिसके बाद अवैध कब्जा धारकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने प्रशासन की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी, लेकिन अब सिविल कोर्ट ने इस रोक को खारिज कर दिया है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि प्रशासन का बुलडोजर कभी भी इस अवैध निर्माण पर गरज सकता है। बताया ये जा रहा है कि एडवोकेट सुभाष चंद्र त्यागी ने जिलाधिकारी से मिलकर इस अवैध कब्जे की शिकायत की थी। जिलाधिकारी द्वारा इस जगह की पैमाइश कराई गई और अब जल्द ही इस अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट, संभल।
गुरुग्राम के बाद नोएडा में जो श्रमिक हैं कल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई कंपनियां बंद कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। नोएडा के फेज 2 इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो पुलिस बल है तैनात किया गया है। जिले भर की फोर्स को अलग अलग पॉइंट पर लगाया गया है। ज़्यादातर गारमेंट्स उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके द्वारा सैलरी बढ़ाने की मांग की जा रही है, साप्ताहिक अवकाश की मांग की जा रही है और जो ओवर टाइम में काम किया जाता है उसमें दुगने सैलरी मांगने की मांग जो है उनकी तरफ से की गई। श्रम विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों द्वारा कल भी वार्ता की गई और वार्ता करने के बाद जो मांगे हैं वो कंपनी की तरफ से मान ली गई। लेकिन अभी तक भी कई और कंपनियां ऐसी हैं जहां पर श्रमिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते ये दादरी रोड जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सीधे रास्ते पर कोई भी गाड़ी आने और जाने नहीं दी जा रही है। रूट डाइवर्जन किया गया। रूट डाइवर्जन करके तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की जो हिंसा है वो और ज़्यादा ना बढ़े। जिले भर के थानों से, चौकी से सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। RRF के जवानों को तैनात किया गया और जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार तमाम श्रमिकों को मनाने की और उनसे बातचीत करने के बाद इस मामले में समझौता कराने की बात की जा रही है। सामने वाला रोड, इस पर सुबह और शाम के वक्त तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही रहती है, लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए इस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ तमाम पुलिसकर्मियों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है, क्योंकि शुरुआत में एक कंपनी में यहाँ जो हड़ताल है वो ही, उसके बाद देखते देखते कई और कंपनियों के कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल में शामिल हो गए और अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान तमाम श्रमिकों के द्वारा किया गया है। फिलहाल देखना होगा समझौता कब तक हो पाता है और कब तक तमाम श्रमिक जो हैं वो अपने काम पर लौट पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।